नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम सभा में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आधुनिक भारत के इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसको परमानेंट सेटलमेंट या इसको हिंदी में स्थायी बंदोबस्त के नाम से जानते हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है कि हमने अब तक जिन युद्धों की हमने चर्चा की थी, चाहे वो पानीपत का युद्ध हो, चाहे वो आंग्ल मराठा युद्ध हो, इन सभी के बाद अंग्रेज़ों की स्थिति इंडिया में मजबूत हो चुकी थी। अब अंग्रेज जो है बंगाल का रीजन, मद्रास का रीजन, महाराष्ट्र का रीजन, इन सभी क्षेत्रों पर कब्जा कर चुके थे। तो अब वो चाहते थे कि रेवेन्यू कलेक्शन के लिए एक प्रॉपर सेटलमेंट प्लान बनाया जाए। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो कि मुगलों के ज़माने में क्या होता था कि ज़मीनें जो थी वो आपका स्थायी रूप से दी जाती थी किसानों को, और किसानों से 1/3, 25%, 33% इस तरह से उनसे कर वसूला जाता था, टैक्स वसूला जाता था। लेकिन कहीं ज़मीन बंजर हो जाती थी या फिर कहीं अगर उपज नहीं होती थी, जिसकी वजह से उनकी स्थिति दयनीय थी। ठीक है, तो इसी समय अंग्रेज़ों में एक व्यक्ति आया जिसका नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, इसे प्रशासनिक और खेतों से संबंधित, रेवेन्यू कलेक्शन से संबंधित इन सभी बंदोबस्त के लिए जाना जाता है, उसके काम के लिए जाना जाता है। बात है 1793 की। ठीक है, जब वो आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस आया, ठीक है, तो उसने कुछ प्रशासनिक सुधार किए। इससे पहले जैसे वारेन हेस्टिंग्स आया था, तो वारेन हेस्टिंग्स जब गवर्नर था तो उसने क्या किया था, उसका जो ज़्यादा माइंडसेट काम करता था, उसका दिमाग जो काम करता था, वो अंग्रेज़ों के राज्य, सीमा और क्षेत्र के विस्तार के लिए वो दिमाग लगाता था। मतलब उसको दिन रात यही समझ में आता था कि कैसे हम अंग्रेज़ों के राज्य को और अधिक दूरी तक बढ़ा सकते हैं, कैसे ज़्यादा एरिया कवर कर सकते हैं। लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस ने आंतरिक सुधारों पर विशेष ध्यान दिया। उसने मतलब बाहरी क्षेत्रों पर ध्यान देने की बजाय जितना क्षेत्र उसके पास था भारत में, उस पर सुधारों को विशेष ध्यान दिया। ठीक है, इसीलिए स्थायी बंदोबस्त की स्थापना, परमानेंट सेटलमेंट की स्थापना उसने तत्कालीन प्रधानमंत्री, ब्रिटिश के प्रधानमंत्री पिट्स साहब से कह करके उसने ये काम करवाया था। समझिएगा ध्यान से। इसने जो महत्वपूर्ण काम किया उसमें से था शासन में निष्पक्षता और दृढ़ता लाई। ठीक है, कहने का मतलब कि शासन में, जैसे कि आप समझिए कि ज़मीनों का जो वितरण होता था, मान लीजिए कोई भी बंजर ज़मीन है, वहाँ पे टैक्स इतना ज़्यादा वसूल है कि वहाँ पे लोग टैक्स नहीं दे सकते थे, तो वो लोग क्या करते थे, आत्महत्या कर लेते थे, या फिर किसी दूसरे को ज़मीन दे दी जाती थी। कहने का मतलब किसी भी व्यक्ति के पास कितनी ज़मीन है ये कोई निश्चित नहीं था। ठीक है, यहीं से सुधार होता है जबकि कोई भी आदमी कह सकता था कि हाँ मेरे पास इतनी ज़मीन है। ठीक है, ऐसे ज़मींदारों को दे दिया गया। इसी के साथ साथ उसने सेवा में, लगान व्यवस्था में, न्याय व्यवस्था में, व्यापार में, सभी में स्थायी बंदोबस्त लाया। सेवा मतलब सर्विस टैक्स, सर्विस चीज़ें, जैसे सर्विस कौन हो सकता है, जैसे मान लीजिए कोई भी व्यापारी है, ठीक है, वो भी एक तरह की सर्विस देता है। मान लीजिए कोई होटल है, वो भी एक तरह की सर्विस सेक्टर में आता है। लगान मतलब कि टैक्स वसूलना। तो उसने ऐसा स्थायी बंदोबस्त किया कि ज़मीनों पर निश्चित कर लगता था, मतलब कि उससे अधिक कर जो है, टैक्स जो है वो नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें ये भी नहीं दिक्कत होती थी कि लोग अपना जुगाड़ करके दे देते थे। इसी तरीके से जुडिशरी सिस्टम में भी उसने स्थायी बंदोबस्त किया। मतलब कहने का ये है जैसे कि उसमें कोर्ट जो बनाए गए, तो कोर्ट में जो जज होते थे उनको कभी यहाँ ट्रांसफ़र, कभी वहाँ ट्रांसफ़र, तो उनको परमानेंट नियुक्ति दे दी गई। इस तरीके से उसने स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था की। राजस्व व्यवस्था व वसूली प्रबंधन उसने ज़्यादा ध्यान दिया। ठीक है, उस पर विशेष ध्यान देने की कोशिश की। 1793 में उसने स्थायी व्यवस्था भूमि वितरण में भी लागू की। कहने का मतलब उसने क्या किया कि उस अंग्रेज़ों के कब्जे में जो भी ज़मीन थी, जैसे कि बंगाल का क्षेत्र हो, जैसे मद्रास का क्षेत्र हो, या फिर जैसे आपका मुंबई का क्षेत्र, बॉम्बे का क्षेत्र, ठीक है, तो इन सभी क्षेत्रों में उसने भूमि वितरण को ज़मींदारों को दे दिया और उनसे एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टैक्स लिया करता था या रेवेन्यू लिया करता था भूमि देने के एवज में हर साल। ठीक है, इसी को लगान निश्चित करना या स्थायी बंदोबस्त करना कहते हैं। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि परमानेंट सेटलमेंट जो कि 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के दिशा निर्देश में ब्रिटिश पार्लियामेंट के लॉ के एक्ट के अंतर्गत किया गया, और हिंदी में इसको स्थायी बंदोबस्त कहते हैं। अब हम समझते हैं कि स्थायी बंदोबस्त से किसको लाभ हुआ और क्या लाभ हुआ, इसको समझते हैं। तो देखिए, उसने क्या किया कि ज़मीन जो है वो बड़े बड़े ज़मींदारों को दे दिया और उनसे कहा कि आपके पास जितनी भी ज़मीन है, हर ज़मीन में 12 हिस्सा करिए। जैसे मान लीजिए कि 1 बीघा में, आप बीघा तो जानते होंगे, 1 बीघा में अगर मान लीजिए 10 कुंटल, ठीक है, 10 कुंटल धान होता है, तो उसमें से मुझे 9 कुंटल मुझको चाहिए, 1 कुंटल आप रख लो। फिलहाल अभी मैं टेक्निकली मैथमेटिकल ढंग से बताने की कोशिश करूँगा कि कैसे उनका रेवेन्यू सेटलमेंट होता था। तो ज़मींदारों को इसमें क्या लाभ हुआ उसको समझते हैं। ठीक है, ज़मीन का वास्तविक स्वामी ज़मींदारों को बना दिया गया, वंशानुगत अधिकार दे दिया गया। कहने का मतलब ज़मींदार का बेटा ही ज़मींदार बनेगा, या फिर उसका जो भी मान लीजिए चाचा भतीजा ये भी है, तो ज़मींदारों के पास ज़मीनों को निश्चित कर दिया गया, स्थायी कर दिया गया। इस तरीके से ज़मींदारों को लाभ होना प्रारंभ हो गया। कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। आप ऐसा समझो, अगर आपको पता है कि ये ज़मीन मेरी है तो आप उसमें बड़े प्यार से, उसमें बड़े अच्छे से खेती करोगे। लेकिन यदि आपको पता है कि ये मेरे काम का कोई ज़मीन नहीं है, मुझे इसमें केवल काम करना है, उत्पादन करना है, मुझको उसकी केवल भर्ती मिलेगी, लागत मिलेगी, लेबर मिलेगा, तो जितना अगर आपको उतने पैसे मिलेंगे तो आप उतने प्रेम से खेती नहीं करोगे। तो इसलिए कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, क्योंकि उनको पता था कि अब हमारे पास ज़मीन जो है वो स्थायी है, और उन्होंने कृषि विकास में रुचि भी दिखाना शुरू कर दिया।
कहने का मतलब वो प्रयोग भी करने लगे कि हम केवल धान और गेहूं की खेती ही क्यों करें, हम कुछ नई खेती क्यों नहीं करते, हम कपास की खेती क्यों नहीं करते, हम कुछ ऐसी खेती करें, वेजिटेबल उसमें हम उगाते हैं, ठीक है, अन्य सोयाबीन उगाते हैं, तो ऐसी खेती करें जिसमें कि हमें ज़्यादा लाभ होगा। नील की खेती करते हैं, उस समय काफ़ी फेमस था। और उसने जो कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती थी कि रेवेन्यू कलेक्शन के लिए, वो भी समाप्त हो गया। अब आप ये समझिए, पहले क्या होता था कि घर घर जा करके लोग रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, मतलब कहते थे किसानों के घर गए, कहे भैया देखो 1 साल हो गया है, अब चलो तुम टैक्स लाओ। तो ये वाली व्यवस्था खत्म हो गई। क्या होता था कि ज़मींदारों को ही ये नियुक्त कर दिया गया कि आप टैक्स वसूल करके हमको दे देना। तो ये काम अंग्रेज़ों को जो कर्मचारी नियुक्त करने पड़ते थे, उसमें जो व्यय होता था वह भी समाप्त हो गया। तो स्थायी जो आपका सेटलमेंट किया गया, इसके काफ़ी लाभ थे, स्थायी बंदोबस्त के कई लाभ हैं। अब इससे कुछ बुरे परिणाम हैं। कोई भी व्यवस्था बनती है, कोई भी एक्ट बनता है, कोई भी चीज़ पारित होती है, तो उसमें कुछ अच्छी बातें, कुछ बुरी बातें होती हैं, प्रोज एंड कॉन्स दोनों होते हैं। तो उसमें जो बुरे इफेक्ट थे वो आप समझिएगा। किसानों को ज़मींदारों की दया पर छोड़ दिया गया, मतलब अंग्रेज़ों को अब किसानों से सीधा कांटेक्ट नहीं था। किसान की स्थिति अच्छी है, अगर ज़मींदार अच्छा है तो किसान अच्छा है, अगर ज़मींदार बुरा बर्ताव करता है तो किसानों की स्थिति बुरी रहेगी। अंग्रेज़ों से इससे कोई मतलब नहीं था। लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए, आप ऐसे मानिए, जैसे मान लीजिए इस समय सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी सरकार है, अब उसका किसानों पर नहीं बस चल रहा है। उसने क्या किया कि जैसे मान लीजिए जिलाधिकारी को आप ज़मींदार मान लो, जिलाधिकारी जो करेगा वो करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई मतलब नहीं है। तो ये तो गलत हुआ ना, क्योंकि अगर आपका शासन चल रहा है तो उसमें हर व्यक्ति खुशी होना चाहिए। तो ये एक इसका बुरा परिणाम पड़ा। किसानों का शोषण प्रारंभ हो गया, ठीक है, उनसे अधिक काम कराया जाता था, लेकिन उनको जितना पैसा उनको टैक्स के रूप में आना चाहिए उतना नहीं आता था, ठीक है। किसान गरीब होते जा रहे थे, कहने का मतलब उनको पट्टे पे ज़मीन दी जाती थी और उनसे रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो इतनी भारी मात्रा में की जाती थी, जिससे उनकी स्थिति बिगड़ती गई। यदि सूखा पड़ गया, यदि भूखमरी आ गई, तो उसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं, उसमें ज़मींदारों का कोई लेना देना नहीं। और ज़मींदार अगर प्रताड़ित कर रहे हैं तो उनके किसानों के संरक्षण के लिए ऐसा कोई कानून उसमें नहीं था, ठीक है। तो ये कुछ बुरे परिणाम थे और काफ़ी बुरे परिणाम थे। अब इससे थोड़ा सा पहले चलते हैं, अब थोड़ा सा सिचुएशन समझने की कोशिश करेंगे और ब्रीफ आइडिया लेते चलेंगे। इससे पहले अगर मुगलों की बात करें तो मुगल जो है वो बंगाल हो गया, बिहार का क्षेत्र हो गया, उड़ीसा का क्षेत्र हो गया, तो इसमें ज़मींदार की नियुक्ति करते थे और उन ज़मींदारों को दीवान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दीवान कहा जाता था। लेकिन बक्सर का जब युद्ध हुआ 1764 में, उसके बाद थोड़ी सी स्थिति बदल गई। उसमें क्या हुआ कि मुगलों के हाथ से जो बंगाल का रीजन था वो धीरे धीरे छुट्टा चला गया, ठीक है, हट गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास बंगाल का रीजन आ गया, तो उनको रेवेन्यू कलेक्ट करना था, लेकिन वो नए नए थे, तो उनको पता नहीं था कि किसानों के पास जाना कैसे है, किसानों के पास टैक्स कैसे वसूलना है। तो दीवान जो ज़मींदार होते थे, वो जो रेवेन्यू कलेक्शन करते थे, उसको दीवानी कहते थे। तो उनको दीवानी मिल गई, ठीक है, वो वाली दीवानी नहीं है, ये आपका ज़मींदार वाली दीवानी है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जब रेवेन्यू कलेक्शन करने का अधिकार आ गया, तो वो उन्होंने सोचा कि यार इसको, उनको दिक्कत आ रही थी, उनको प्रॉपर तरीका नहीं पता था कि कैसे हम इसको करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। जब अंग्रेज़ों को ये नहीं पता था कि किसानों को कैसे रेवेन्यू कलेक्शन करना है, कितना उनको शेयर देना चाहिए, कितना हमको शेयर लेना चाहिए, यही परिणाम रहा कि 1770 में अंग्रेज़ों की अनदेखी की वजह से 1770 में बंगाल में भुखमरी आ गई, ठीक है। तो बंगाल में जब भुखमरी आ गई तो उसमें कई मिलियन लोग मारे गए, ठीक है, ये बहुत बड़ा भुखमरी थी। इसके बाद वारेन हेस्टिंग्स जब आया, उसी के समय भुखमरी आई थी, तो वारेन हेस्टिंग्स ने 5 वर्ष का इंस्पेक्शन पीरियड बना दिया। उसने कहा कि हर 5 साल में ज़मीनों की स्थिति को इंस्पेक्ट किया जाएगा, उनको देखा जाएगा और इंस्पेक्शन के आधार पर उसमें टैक्स का जो सिस्टम है उसको तय किया जाएगा, टैक्स रेट को तय किया जाएगा। अब उसमें वारेन हेस्टिंग्स क्या करता था? ऑक्शन कराता था। जैसे होता है ना कि आज की डेट में IPL में बोली लगती है कि रोहित शर्मा इतने बिक गया, महेंद्र सिंह धोनी इतने में 17 करोड़ बिक गया। तो इस तरीके से ऑक्शन होता था और ज़मींदार उस ऑक्शन में आते थे। जो ज़्यादा पैसा जिस क्षेत्र का देता था, अब वो आपका हाई रेवेन्यू वाला जो बंदा प्रॉमिस करता था, उसको वो ज़मीन दे दी जाती थी। जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा होता था ज़मींदार के पास, जितना मोटा माल है उतना ज़्यादा उसके पास ज़मीन आ जाती थी, ठीक है। सो एनुअल सेटलमेंट स्टार्ट कर दिया उसने, वो ज़मींदारों से सीधा एनुअल सेटलमेंट लिया करता था, ठीक है। लेकिन उस समय ज़मींदारों को फिक्स नहीं था, कहने का मतलब कि ज़मींदारों को स्थायी रूप से ज़मीन नहीं दी गई थी। हर साल उसको क्या करते थे? ऑक्शन लेते थे। ऑक्शन लेने के बाद जो ज़मींदार जितना ज़्यादा ऑक्शन लगाएगा उसको दे दिया जाता था। लेकिन जब लॉर्ड कॉर्नवालिस आया, उसने थोड़ा सा चेंज किया। उस समय जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, वो उनका नाम था विलियम पिट्स इंडिया एक्ट भी आपने सुना होगा, उन्हीं के समय में आया था, ठीक है। वो भी मेरे चैनल पे वीडियो है, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री का ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो कि हमने ना पढ़ाया हो, आप जा करके हमारे वीडियो में चैनल्स में देख सकते हो। अब जब विलियम पिट के देख रेख में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कुछ सुधार किए, तो उन्होंने प्रपोज किया परमानेंट सेटलमेंट एक्ट 1786। तो ये सेटलमेंट एक्ट 1786 में स्टार्ट कर दिया गया था कि संसद में लाया गया, मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट में लाया गया। लेकिन ये भारत में प्रभाव में कब आया? 1793 में। इसीलिए परमानेंट सेटलमेंट एक्ट 1793 बोला जाता है इसको, ठीक है। अब इसमें क्या था? कुछ फीचर्स भी होते हैं किसी भी चीज़ का। तो इसमें ज़मींदारों को लैंड ओनर बना दिया गया, मतलब ज़मींदारों को ज़मीन का मालिक बना दिया गया। मालिकाना हक किसके पास चला गया? ज़मींदारों के पास चला गया। अब इनको ज़मीन को बेचने और ट्रांसफ़र करने का भी अधिकार मिल गया, मतलब कि ज़मींदार अपना
पर्टिकुलर क्षेत्र का ज़मीन किसी को बेच भी सकता था। जैसे मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश के ज़मींदार मान लीजिए योगी आदित्यनाथ जी को, और मध्य प्रदेश ज़मींदार मैं शिवराज सिंह जी को मान ले रहा हूँ। अब योगी आदित्यनाथ जी चाहते हैं कि कुछ ज़मीन जो है मैं एमपी का ले लूँ, अगर ऐसा सेटलमेंट ट्रांसफ़र करना चाहे तो वो कर सकते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल दिया, ठीक है। अब जो टैक्स की दरें थी उसको फिक्स कर दिया गया, मतलब कि अंग्रेजों ने कहा मुझको इस ज़मीन पे इतना टैक्स चाहिए, बाकी आप कमाओ खाओ, ठीक है। लेकिन देखो टैक्स दर जो थी वो समझना। अब जैसे मान लीजिए कि 100 रुपया टैक्स उसने कलेक्शन किया, किसने, मान लीजिए कि ज़मींदार ने अपने क्षेत्र में 100 रुपया टैक्स कलेक्शन किया, तो 100 रुपये का 10/11वां भाग गवर्नमेंट ले लेती थी और 1/11वां भाग ज़मींदार को दे देती थी। अगर मान लीजिए 11 रुपया अगर मिला, उसमें से 10 रुपया अंग्रेज ले लेते थे और 1 रुपया ज़मींदार को दे देते थे, ठीक है। कुछ इस तरीके का सेटलमेंट था। कई बार एग्जामिनेशन में यही चीज़ पूछ लेता है। लेकिन ये जो गवर्नमेंट, आप खुद ही सोचो ना, 11 में से 10 हिस्सा केवल गवर्नमेंट ले रही है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ले रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी ले रही है। तो ये चीज़ इंग्लैंड से काफ़ी ज़्यादा था। इंग्लैंड में ऐसा नहीं था, इंग्लैंड में इससे काफ़ी कम परसेंटेज था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि उनको लेना देना तो था नहीं, उपनिवेश था भारत, तो वो कुछ भी कर सकते थे। अब समझिएगा कि जो ज़मींदारी थी उसमें किसानों को पट्टे पे ज़मीन दी जाती थी। कहने का मतलब कि उनको दे दिया गया 2 बीघा 4 बीघा पट्टे पे दे दिया गया, उस क्षेत्र के ज़मीनों को ज़मींदार बांट देते थे, कहते थे कि आप खेती करो, जो खेती कर पाएगा तो ठीक है, नहीं तो अगले साल मैं उसको ज़मीन वापस नहीं दूंगा। तो इस तरीके से ज़मींदार उसको पट्टे पे ज़मीन दे दिया करते थे। अब हम समझते हैं कि इस पर्टिकुलर व्यवस्था जो आपका परमानेंट सेटलमेंट की व्यवस्था थी वो कितनी अच्छी थी, कितनी सही थी, ठीक है, उसको समझते हैं। अंग्रेज़ों की पकड़ किसानों पर मजबूत हो गई। कैसे? अभी मैंने एक सिचुएशन बताई थी कि जब अंग्रेज़ों को मुग़लों से बंगाल का रीजन क्षेत्र मिला तो उनको रेवेन्यू कलेक्शन करना था, तो काफ़ी दिक्कत आई थी, क्योंकि उनको नहीं पता था कि वो लोग कितना बोते हैं, कितना टैक्स लेना चाहिए। लेकिन अब अंग्रेज़ों की पकड़ मजबूत हो गई, क्योंकि ज़मींदार जो थे वो भारतीय हुआ करते थे, तो भारतीय किसानों से क्या करते थे, उससे टैक्स वसूला करते थे। तो अंग्रेज़ों की टेंशन खत्म थी और मजबूत पकड़ भी बन गई। अब सिक्योरिटी भी हो गई, ज़मीन की सिक्योरिटी हो गई। अगर मान लीजिए पट्टे पे भी ज़मीन मिली है आपको, ये तो पता है ना कि ये ज़मीन मेरी रहने वाली है। अगर मैं रेवेन्यू देता रहूँगा, अगर मैं टैक्स देता रहूँगा, तो मुझसे ये ज़मीन कोई नहीं छीनने वाला। इसलिए पट्टा की ज़मीन की व्यवस्था की गई और उनको टैक्स देना पड़ता था, ठीक है। डीमेरिट्स की बात करते हैं तो डीमेरिट में यह आता है कि ज़मींदारों पर निर्भर हो गया, किसानों की स्थिति ज़मींदारों पर निर्भर हो गई। अगर ज़मींदार अच्छा है तो किसानों की स्थिति भी अच्छी होगी। ज़मींदार प्रसन्न हो गए, वो काफ़ी हेल्दी हो गए, ठीक है, वेल्दी हो गए, क्योंकि उनके पास अच्छी खासी मोटी कमाई आ रही थी। बंजर ज़मीनों पर भी रेवेन्यू जो आपका रेट है वो भी सेम है। ये तो बहुत गलत बात है ना, ठीक है। जैसे आज के डेट में ओबीसी हो गया, SC ST हो गया, ठीक है, इनको अलग से आरक्षण क्यों दिया जाता है? ताकि उनकी जो स्थिति है, सिचुएशन के हिसाब से वो बराबरी का टक्कर दे पाएँ, ठीक है। इसी तरीके से अब जब बंजर ज़मीन है तो वो आपका उपजाऊ ज़मीन के बराबर का टैक्स कैसे देगी? तो ये इसकी गलत बात थी, ये इसकी डीमेरिट्स थी, ठीक है, इस पर ध्यान नहीं दिया गया। कई ज़मींदार डिफ़ाल्टर घोषित हो गए। अब भाई 11वां भाग में 10 भाग देना है, पता चला उसका 1 भाग उसको देना है, ज़मींदार का उतना खर्चा बैठ गया, तो भैया अंग्रेज़ों को तो पैसे से मतलब है, तो यहाँ पे उनको दिक्कत हो जाती थी। ये कुछ विशेष बातें थी जो कि हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे थे, ठीक है। और इसी तरह के वीडियोज़ को देखने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।